नमस्कार बच्चों, कल की कक्षा में हमने सूचना लेखन के बारे में सामान्य जानकारी ली थी और देखा था कि सूचना लेखन किसे कहा जाता है। इसके साथ ही अच्छी सूचना लेखन के कुछ आवश्यक बिंदु हमने जाने थे और सूचना लेखन में किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए वो कुछ पॉइंट्स भी हमने देखे थे कि अच्छी सूचना में क्या क्या चीज़ें लिखी होनी चाहिए। साथ ही हमने चैप्टर के अंत में देखा था कि मीटिंग की सूचना देने के लिए किन किन चीज़ों का सूचना में लिखा जाना आवश्यक है। और आज की कक्षा में हम अब तीसरा पॉइंट देखेंगे कि आगे सूचना खोया और पाया की, यानी कोई वस्तु खो जाने पर उसकी सूचना किस तरह से लिखी जाती है और कोई वस्तु के पा जाने पर, कोई वस्तु आपको मिलती है रास्ते में, उसकी जानकारी देने के लिए आप किस तरह की सूचना लिखते हैं या उनमें किन चीज़ों का होना जरूरी है। पहले तो हम ये देखेंगे कि उनमें किन चीज़ों का होना जरूरी है, उसके बाद हम एक एक चीज़ का अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से सूचना भी लिखेंगे, जिसमें हमारी सारी बात क्लियर हो जाएगी कि हमें किन चीज़ों को देखना है। तो अब हमने कल मीटिंग का देखा था और उसके बाद हम देखेंगे खोया और पाया की जानकारी की उस वैसी सूचना में हमें क्या लिखना चाहिए। तो बच्चों, खो या पाया जाने वाली चीज़ें वस्तु भी हो सकती है और व्यक्ति भी हो सकते हैं। यानी कई बार आपने देखा है कि गुमशुदा की तलाश के लिए भी हमारे पास कोई सूचना आती है, वो भी सूचना में ही काउंट होती है। तो देखते हैं कि ऐसी सूचना जब खोए और पाए की बात हो तो उनमें किन चीज़ों को लिखा जाता है। यदि कोई वस्तु खोती या पाती है तो उसके लिए हमें किन चीज़ों का लिखा जाना चाहिए। सबसे पहले तो क्या वस्तु खोया या पाया है, वस्तु क्या, वस्तु या व्यक्ति क्या खोया या क्या पाया है, इसकी जानकारी होनी चाहिए सूचना में। दूसरा, समय, किस समय आपका सामान खोया था या किस समय आपको सामान पाया था। उसके बाद दिनांक, यानी सूचना की दिनांक, आप कब सूचना डाल रहे हैं, एक तो वो होगी ऊपर, उसके अलावा आपको सामान कितनी तारीख को मिला। उसके बाद स्थान, किस स्थान पर आपका सामान खोया है या किस स्थान पर आपको सामान मिला है। वहीं आगे की अगर हम बात करें तो कोई पहचान चिन्ह, आपको उस सामान या व्यक्ति की कोई ना कोई पहचान चिन्ह का उल्लेख भी सूचना में करना होगा। अक्सर आपने समाचार पत्रों में खोया पाया की सूचना को या विज्ञापन को देखा होगा और उसमें देखा होगा कि उसकी जो चिन्ह है या कोई ऐसी सामान्य बात है उसको पहचान के तौर पर बताना आवश्यक होता है। किसे संपर्क किया जाए और कहाँ, यानी कोई वस्तु खोए और पाए जाने पर किसे संपर्क किया जाए और कहाँ से वो वस्तु वापस से मिले, इसकी जानकारी भी आपको उसमें देनी है। साथ ही सामग्री, कि आपको क्या सामग्री प्राप्त हुई है, यदि कोई व्यक्ति है, पुरुष है, महिला है, बच्चा है तो उसकी जानकारी, और यदि कोई वस्तु है, डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई सूटकेस है या कोई ऐसा सामान है जो आपका खो गया है या आपको पाया है तो उसमें प्राप्त होने वाली सामग्री का भी आपको उल्लेख करना है कि ये चीज़ें इसमें पाई गई हैं। तो बच्चों, खोया और पाए जाने वाले सूचना लेखन में हमें इन निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। वहीं अगर हम बात करें तो कई बार हमने ऐसी सूचनाएं भी समाचार पत्रों में पढ़ी होगी और ऐसा हमने होते भी देखा होगा कि अक्सर बड़े होने पर किन्हीं कारणों से हमें अपना नाम बदलना पड़ता है, चाहे वो ऑफिशियल मैटर हो या कोई अन्य कोई बात हुई हो जिसके कारण हमें अपने उसमें जमीन जायदाद के कुछ मामले भी हो सकते हैं जिसके कारण व्यक्ति को अपना नाम बदलना पड़ता है। तो नाम बदलने के लिए कुछ ऑफिशियल कार्रवाई तो होती ही है डॉक्यूमेंट्स की, उसके साथ ही आपको एक सूचना भी समाचार पत्र में या सार्वजनिक रूप से घोषित करनी पड़ती है ताकि भविष्य में आपको उस नए नाम से जाना जाए या आपके साथ जो भी पत्र व्यवहार या कानूनी कार्रवाई या कागजी कार्रवाई हो वो उस नाम से की जाए। तो इसके लिए भी बच्चों समाचार पत्र में प्राय एक सूचना जारी करनी होती है। तो नाम बदलने की जानकारी देते हुए सूचना, इसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक तो ध्यान आकर्षित करने वाले शब्द, आकर्षक शब्दों में आपको विज्ञापन लिखना है ताकि सबका ध्यान उस ओर जा सके। जिस नाम का अभी प्रयोग किया जा रहा है उसका उल्लेख, यानी किस नाम से आपको वर्तमान में पुकारा जाता है उसका उल्लेख होना चाहिए और साथ ही नया नाम। और अब आपको एक तो वो कि आपको किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से आपको अब आगे जाना जाएगा, उन दोनों का ही उल्लेख सूचना में होना चाहिए। वहीं आपका पता यानी एड्रेस भी होना चाहिए।
चाहिए। नाम बदलने का कारण सूचना में शॉर्ट में आपको लिखना है कि आपके नाम बदलने का क्या कारण रहा है। तो आपसे संबंधित जितने भी लोग हैं उन्हें पर्सनली नहीं बताना पड़ेगा, वो सूचना के माध्यम से इसके बारे में जान जाएंगे। तो ये था हमारा नाम बदलने के प्रोसेस में जो सूचना घोषित होती है उनमें किन किन चीजों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। वहीं अगर हम बात करें तो बहुत सारे मेले, कैंप, सेल, प्रदर्शनी, कैंप, बहुत सारी चीजों का हमारे राज्य में, हमारे देश में आयोजन होता ही रहता है और उसकी सूचना भी हम समाचार पत्रों से प्राप्त करते हैं या किसी न्यूज से प्राप्त करते हैं या कहीं कुछ लिखा होता है उससे प्राप्त करते हैं। तो ऐसे सूचनाएं जहां पर किसी मेले का, किसी दौरे का या किसी कैंप का, प्रदर्शनी का, सेल का आयोजन हो रहा है, उन सूचनाओं में हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले पता कि वो मेला, प्रदर्शनी, दौरा या कैंप कहाँ लगाया जा रहा है। अवसर की जानकारी कि किस अवसर पर लगाया जा रहा है। मेला है, दशहरे के अवसर पर लगाया जा रहा है, दिवाली पे लगाया जा रहा है या वर्षाकालीन छूट है, ग्रीष्मकालीन छूट है, किन कारणों से उसका आयोजन किया जा रहा है। वहीं अगर हम तीसरी बात करें उद्देश्य, इस मेले, प्रदर्शनी, दौरे, कैंप आदि का उद्देश्य क्या है। क्या ये आपको किसी चीज की जानकारी देने के लिए है या अवेयरनेस के लिए है, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए है या कि समाज से कोई अपील की जा रही है, कोई गुजारिश की जा रही है। जैसे स्वच्छता अभियान को लेकर, स्वच्छता अभियान वाला एक जनता को एक अपील है कि आप भी स्वच्छ रहें और अपना वातावरण स्वच्छ बनाएं। तो जो इस तरह के यानी कि उद्देश्य सूचना में साफ झलकना चाहिए कि किस उद्देश्य से ये सूचना से लिखी गई है, जानकारी देने के लिए, जागरूकता के लिए या किसी चीज की अपील करने के लिए, ये सूचना में साफ झलकना चाहिए। वही आगे हम बात करें आमंत्रण इत्यादि, यदि मेला है, प्रदर्शनी है या कोई दौरा है तो उनमें किन किन लोगों को आमंत्रित किया गया है या सामान्य जन को आमंत्रित किया जा रहा है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही खर्चा और प्रवेश शुल्क ये भी होना चाहिए। यदि आप उसमें दुकान लगा रहे हैं, स्टॉल लगा रहे हैं तो उसमें क्या क्या खर्चा आ सकता है और यदि आप आम जनता की तरह उसमें जा रहे हैं तो क्या आपके प्रवेश का कोई शुल्क है या निःशुल्क है। ये दोनों ही चीजों का उल्लेख इसमें होना चाहिए ताकि आने वाली जो जनता है उस मेले में, प्रदर्शनी में, उन्हें कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उन्हें पहले से पता हो कि इसका प्रवेश शुल्क देना है या नहीं देना है। वहीं आगे हम बात करें स्थान दौरे के लिए, यदि किसी मंत्री जी का या किसी संगठन का या किसी कार्यालय के अधिकारियों का दौरा हो रहा है और वहां पर मीटिंग का आयोजन रखा जा रहा है तो स्थान का पता होना चाहिए दौरे के लिए कि किस स्थान पर, किस जगह, किस समय इस दौरे का आयोजन किया जा रहा है। वहीं संपर्क करने का पता और मोबाइल नंबर, उसकी अथॉरिटी, प्रदर्शनी, मेला, सेल जो जहां ऑर्गेनाइज हो रहा है उस ऑर्गेनाइज कमेटी के का जो जिम्मेदार मेंबर है जिससे सारी सूचना, अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके, उसका पता और मोबाइल नंबर सूचना में लिखा जाना चाहिए ताकि जो जनता इंटरेस्टेड है आने के लिए या वहां पर कुछ आयोजन के लिए वो संपर्क कर सके। तो बच्चों हमने इस तरह से देखा कि मीटिंग के लिए किन किन चीजों का की होना जरूरी है। सामान्य सूचना देखी हमने कि सबसे पहले हमने सामान्य सूचना ही देखी थी कि जिसमें हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद हमने मीटिंग की सूचना देखी, खोया पाया, नाम बदलने की जानकारी देते हुए और मेले, कैंप, दौरे, प्रदर्शनी आदि के लिए किस तरह की सूचना लिखी जाती है इसका हमने यहाँ पर कुछ बिंदु देखे। और अंत में अब हम इसमें देखेंगे सूचना लिखते समय सामान्य तौर पर किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसमें सबसे पहली बात है कि विशिष्ट जानकारी बड़े अक्षरों में लिखी जाए। जब भी सूचना में कोई आप स्पेशल जानकारी देते हैं, विशिष्ट जानकारी देते हैं, उसे हाईलाइट करना है या बड़े अक्षरों में लिखना है सामान्य से। जब आप बुक में देखेंगे तो उसमें भी डार्क इंक से लिखा होगा। वहीं दूसरा है तारीख का स्थान सदैव ऊपर दाएं या बाएं तरफ हो। जो तारीख सूचना को लिखने की होती है वो हमेशा या तो सूचना के बाईं ओर होगी या फिर दाईं ओर होगी प्रारंभ में। वो जब मैं आपको फॉर्मेट अभी करवाऊंगी तब आपको पता चलेगा। तो बच्चों सबसे पहले जो तारीख है वो बाईं या दाईं ओर ऊपर की तरफ होनी चाहिए।
वहीं अगर हम तीसरा बिंदु देखें तो चौकोर, पूरी सूचना को लिखने के बाद एक बॉक्स में बंद किया जाता है, यानी एक चौकोर में बंद किया जाता है। यानी कि आपको इसको जब एग्जाम में आप लिखोगे तो इसको फ्री पेज पे नहीं लिखोगे, यानी ऐसा नहीं कि आपने प्रार्थना पत्र की तरह लिख दिया और छोड़ दिया, नहीं, लिखने के बाद आप इसको एक बॉक्स में बंद करोगे, उसके भी बोर्ड में आपके नंबर होते हैं। यदि आपने इसको बॉक्स में बंद नहीं किया तो आपको आपके आधा या एक नंबर कट जाएगा। तो इसलिए ये नियम है कि जो हम सूचना लिखते हैं उसको एक पर्टिकुलर एरिया में हमें बंद करना है, एक चौकोर बॉक्स में बंद करना है। तो चौकोर बॉक्स में बंद करना सूचना को अति आवश्यक होता है। वही है सूचना लिखने वाले के हस्ताक्षर, सूचना जिसकी तरफ से भी जारी हो रही है, चाहे वो प्रिंसिपल है, अध्यक्ष हैं, निदेशक हैं, कोई मंत्री हैं, जिनकी तरफ से वो सूचना जारी हो रही है, नीचे उनके हस्ताक्षर होना अति आवश्यक है, वरना वो सूचना मान्य नहीं होगी। वही अगर हम आगे बात करें संकेतों के माध्यम से लिखे, यानी कोई चीज यदि बड़े वाक्य में आ रही है तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी संकेतों के माध्यम से आप उसमें लिख सकते हैं। शब्द सीमा का ध्यान रखें, खास करके परीक्षा में आप लोगों को शब्द सीमा का ध्यान रखना है। वैसे भी सामान्य तौर पर सूचना जब लिखी जाएगी तो वो बिल्कुल छोटे तरीके से लिखी जाएगी, ये नहीं कि आप काफी विस्तृत कर दें, क्योंकि हमें जो मेन जानकारी देनी होती है वही हमें लिखनी चाहिए। किंतु यदि परीक्षा के माध्यम से हम बात करें तो वहां पर शब्द सीमा आती है 50 से 60 शब्द, या आप 35-40 शब्दों में लिखें या 50 शब्दों में लिखें, तो हमें एग्जाम में शब्द सीमा का ध्यान रखना परम आवश्यक है। तो बच्चों, हमने देखा कि सूचना लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आशा है आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गया होगा। तो अब हम आगे की कक्षा में इसके अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स देखेंगे, और आज के लिए बच्चों इतना ही। आपको ये सब चीज पढ़नी है, रीड करनी है और समझना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।